गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा के एक भाग को देखा है, पढ़ा है, जिसमें हमने संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की होती है, इस पर चर्चा की थी और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा था। इस वीडियो में उसके आगे के बारे में जानेंगे। कभी कभी तकनीकी खराबियों के कारण वीडियो थोड़ा लेट से पड़ता है, इसके लिए वेरी सॉरी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारी चीजें आपके वाक्य और शब्दों से संबंधित हैं, जो किसी भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जब आप इनके विभिन्न भागों से अच्छी तरह परिचित होते हैं, तो चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे वो वाक्य रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपको न तो उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है और ना ही उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में परेशानी होती है। तो इसलिए प्रत्येक वीडियो के मूल चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और मेरा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक चीजों को आसान शब्दों में आप लोगों को मैं पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। आज का है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है? अगर हम कहते हैं नदी, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन अगर हम कहते हैं गंगा नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय, गाय एक पूरे जाति को संबोधित करती है, तो ये गाय तो जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यदि हम कामधेनु कहते हैं, तो ये कामधेनु क्या है? एक विशेष गाय का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आसानी से भेद कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, किस प्रकार हम आसानी से उनको पहचानेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों के नाम जो हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि गाय है, घोड़ा है। अगर हम घोड़ा कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चेतक कहते हैं तो क्या है? चेतक महाराणा प्रताप का एक विशेष घोड़ा। तो इस प्रकार से हम इनको अलग कर लेते हैं। फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पहनने, ओढ़ने और बिछाने आदि के वस्तुओं के नाम जो हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा में है। अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अतिरिक्त अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल आदि भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कब हो जाएंगे? जब टेबल हो, लकड़ी का टेबल, लोहे का टेबल, तो ये विशेष हो जाएगा, तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार सवारियों के नाम, संबंधियों के नाम, जैसे भाई हैं, बहन है, तो बहन किसी की भी हो सकती है, लेकिन बहन का जब एक विशेष नाम हो तो वो अलग हो जाएगा। यहाँ बार बार मैं ये ध्यान दिला रही हूँ कि जब किसी पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति या स्थान को संबोधित करता है तो वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन जब वो एक से अधिक को समाहित किए है तो वहां पे वो जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक पदों और पदाधिकारियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में होंगे, जैसे दर्जी है, धोबी है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है आदि। अब समूहवाचक क्या है?
पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक कहे जाते हैं, जैसे गिरोह, गुच्छा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। अब जातिवाचक और समूहवाचक में क्या अंतर है? जातिवाचक संज्ञा एक विशेष वर्ग या विशेष प्रकार को ही इंगित करती है। जैसे दर्जी है तो वो दर्जी के पूरे समूह को ले लेगा, धोबी है तो धोबी के पूरे समूह को ले लेगा, अलमारी है तो अलमारी पूरे समूह, मतलब जिस चीज का हम कहेंगे वो उसी वर्ग का, उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन जब हम गिरोह कहते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के लोग आ जाते हैं। गुच्छा जब हम कहते हैं तो ये गुच्छे में भी कई सारे चीज हो जाती हैं। जब झुंड कहते हैं तो झुंड एक से नहीं बनता, झुंड में कोई भी आ जाता है, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी इत्यादि। तो ये मिला जुला रूप होता है। इसी प्रकार सभा है, सेना है, दल है, ये किसी एक विशेष समुदाय को संबोधित नहीं करता, बल्कि मिला जुला रूप होता है। तो समूहवाचक और जातिवाचक में यही अंतर होता है कि जातिवाचक एक विशेष वर्ग या समूह को संबोधित करता है, जबकि समूहवाचक एक पूरे झुंड को या पूरे एक ग्रुप जिसमें कई सारे लोग मिले हों, कई सारी विभिन्न वस्तुएं मिली हों, उनको संबोधित करता है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? किसी धातु या द्रव्य को जब हम कहते हैं तो ये हमें बोध कराती है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे घी, चाहे वो पदार्थ ठोस हो या तरल पदार्थ हो, वो क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। घी क्या है? तरल पदार्थ है। चांदी क्या है? ठोस है। पानी तरल है। पीतल, सोना, ये सब ठोस पदार्थ है। तो यानी कोई भी पदार्थ जब होगा, चाहे वो द्रव्य हो या धातु रूप में हो, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके पूर्ण और अंश रूप में कोई अंतर नहीं होता, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप में और उसके अंश रूप में अंतर हो जाता है। अब जब हम जातिवाचक संज्ञा के एक विशेष वर्ग को लेते हैं, जैसे बच्चा, तो बच्चा तो लड़की भी होगी तो बच्चा रहेगा, और जो बहुत छोटा लड़का भी है तो बच्चा रहेगा। तो यहाँ ये क्या हो गया? ये एक बच्चों के छोटे वर्ग विशेष को संबोधित कर रहा है। लेकिन द्रव्यवाचक में क्या होता है कि सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी हुआ तो वो सोना ही कहा जाएगा, और सोने का एक ईंट भी होगा तो वो भी सोना ही कहा जाएगा। इसी प्रकार अगर तरल पदार्थ में घी का एक बूंद है तो वो भी घी ही कहा जाएगा, और 1 किलो घी है तब भी वो घी ही कहा जाएगा। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में यही मुख्य रूप से अंतर होता है। एक वृक्ष के टुकड़े को हम क्या कहेंगे? जैसे हम घी का एक बूंद रखें तो उसको तो हम घी कहेंगे, और 1 किलो भी रहेगा तो घी कहेंगे। लेकिन वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम पीपल का वृक्ष कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जब हम वृक्ष कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। और जब वृक्ष का एक टुकड़ा रहेगा तो उसे तो हम वृक्ष नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे लकड़ी कह सकते हैं, सिल्ली कह सकते हैं, टहनी कह सकते हैं, या डाली भी कह सकते हैं, लेकिन उसे हम वृक्ष नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे सोने की अंगूठी, सोना जो है वो द्रव्यवाचक हो गया, लेकिन सोने से निर्मित जो अंगूठी होगी वो जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगी। इसी प्रकार तांबे का बर्तन,
अगर तांबा रहेगा तो वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तांबे का बर्तन, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म और गुण आदि का बोध कराती है। किसी का गुण हो, जैसे कोई बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि हो, किसी के अंदर चतुराई हो या सुंदरता हो, सौंदर्य हो, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार कृपणता है, मित्रता है, शत्रुता है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अवस्था जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। माप, नापतोल जैसे ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये चीजें भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। क्रिया जैसे दौड़ है, दौड़ना क्रिया हो जाएगा, लेकिन दौड़ क्या है? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। या इससे संबंधित प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन पढ़ाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लिखना क्रिया है, लेकिन लिखाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार गति से संबंधित फुर्ती है, शीघ्रता है, सुस्ती है, ये सब भाववाचक संज्ञा होगी। स्वाद से संबंधित भी जितनी चीजें हैं, कड़वाहट है, कसैलापन है, मिठास है, ये सब भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और कुछ संज्ञाएं अमूर्त भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अमूर्त जैसे ये हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहती हैं, जैसे हर्ष है, करुणा है, क्षोभ है, दया है, क्रोध है, ये मूल रूप से हर व्यक्ति, हर जीव के मन में विद्यमान रहती हैं। तो ऐसे भाव जो सदा व्यक्ति के मन में विद्यमान रहते हैं, जीव के मन में विद्यमान रहते हैं, उसे हम मूल रूप से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। अब ये कैसे होता है? जैसे हम यदि कहते हैं कि पूरी, तो पूरी शब्द का अर्थ एक विशेष स्थान के लिए किया जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी के लिए हम सिर्फ पूरी कह देते हैं, तो पूरी यहां पर क्या हो गई? हालांकि जगन्नाथपुरी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो पूरी का प्रयोग हम कर रहे हैं ये किसी भी नगरी के लिए हो जाता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहां जब हम पुरी को एक विशेष अर्थ में देते हैं, यानी जगन्नाथपुरी के अर्थ में लेते हैं, तो तब ये पुरी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा है। गोसाई एक जाति होती है और गोस्वामी जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। किंतु गोस्वामी जी ने ये अवधी भाषा में रचना की, तो यहाँ गोस्वामी जी क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी तुलसीदास जी के रूप में ये गोस्वामी जी का प्रयोग किया जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार पंडित एक जाति है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि पंडित जी का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सीधे सीधे किसका नाम आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे पंडित जातिवाचक संज्ञा ना होकर क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार
कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा का हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। अब ये कैसे होता है? जैसे इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं। गांव में बीमारियां फैली हुई हैं, तो यहाँ लिखावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बीमारी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लिखावट और बीमारी ये दोनों ही मूल रूप से भाववाचक संज्ञा हैं। लेकिन यहाँ जो लिखावटें प्रयुक्त हो रहा है और बीमारियां प्रयुक्त हो रहा है, ये कई गलतियों के लिए या कई बीमारियों के लिए हो रहा है। तो ये क्या है? जातिवाचक है। यहाँ पे इसका प्रयोग जो भाववाचक संज्ञा है, लिखावट और बीमारी, इस भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस लिए हो रहा है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के लिए हो रहा है। इसी प्रकार कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक, एक विशेष महापुरुष का नाम है। यहाँ गांधी जी महापुरुष हैं, किंतु गांधी जी को क्या कह रहा है कि वो अपने समय के कृष्ण थे। जिस प्रकार कृष्ण ने एक उदाहरण पेश किया समाज में और लोग उनके अनुयायी थे, उसी प्रकार गांधी जी के लोग अनुयायी थे और उन्होंने समाज के लिए उदाहरण पेश किया। तो यहाँ पर कृष्ण का जो प्रयोग हुआ वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया। इसी प्रकार समाज में हरिश्चंद्रों की कमी हो गई है। हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध राजा थे, किंतु यहाँ हरिश्चंद्रों जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सत्य बोलने वाले लोगों की समाज में कमी हो गई है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या हो गया? वो जातिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाववाचक संज्ञा का हमने कहा कि निर्माण करते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से होती हैं, जैसे हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से करते हैं, तथा कभी कभी सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? नारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नारी जो है एक विशेष वर्ग समुदाय को संबोधित करती है। लेकिन जब हम उसमें त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो नारीत्व बन जाता है। यहाँ नारी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नारीत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार नर, नर एक विशेष को संबोधित कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन नरता जो है वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मनुष्यता है, चतुराई है, चतुराई देखिए विशेषण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और रामत्व यानी कि राम का गुण जिसके अंदर हो उसको हम कहेंगे कि रामत्व विद्यमान है। तो यहाँ रामत्व क्या हो गया? वो भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रावणत्व क्या हो गया? वो भाववाचक। सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कैसे? अपना क्या है? सर्वनाम है, और जब हम उसमें त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है अपनत्व।
और ये अपनत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अहम सर्वनाम है, किंतु अहंकार ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब देखिए यहाँ पे अहम जो है वो सर्वनाम है। अहंकार जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, अहम हो गया और कार हो गया, तो ये आपका रूप जो है ये गलत हो जाएगा। सही रूप क्या होगा? ये अनुस्वार यहाँ नहीं लगेगा, आपका हलंत वाला म यहाँ होगा, तब ये अहम शब्द बन जाएगा। ये सही शब्दों का विच्छेद रूप ये होता है। तो यहाँ पे अहम जो है वो सर्वनाम है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनी वो हो गया अहंकार। इसी प्रकार मम, ये क्या है? सर्वनाम है और इससे जो ता लगा देंगे तो ममता, ये भाववाचक संज्ञा है। ममत्व, ये भी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से, जैसा कि अभी हमने बताया कि विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। सुंदर, बुरा, कठोर, गुरु, गुरु मतलब बड़ा, चौड़ा, बहुत, ये सब क्या है? विशेषण है। ये सब विशेषण शब्द हैं। होता है कि कभी कभी इसका प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसका विशेषण रूप कौन सा होगा, इसका सर्वनाम रूप कौन सा होगा, तो इस तरह से करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कठोर का कठोरता हो जाएगा, तो कठोरता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। गुरुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। बहुतायत क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। बहुत विशेषण हो जाएगा, चौड़ा विशेषण हो जाएगा, यानी जो किसी की विशेषता को बताए वो विशेषण हो जाएगा। और इसमें ता, त्व आदि लगा के जब हम शब्द बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे दिखाना, ये क्रिया है, लेकिन जब इसमें ना हटा के हम वा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? दिखावा। पढ़ना क्रिया है, लेकिन पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। बचना क्रिया है, लेकिन बचत भाववाचक संज्ञा है। बूझना क्रिया है और बुझावट ये भाववाचक संज्ञा है। मारना क्रिया है, बूझना क्रिया है और मारना भी क्रिया है, लेकिन मार और बुझावल ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे समीप, अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो किसी भी परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उन पर लिंग का प्रभाव नहीं होता, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, काल या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। इनको अविकारी शब्दों के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे चारपाई दीवार के समीप है, कुर्सी दीवार के समीप है, बच्चा घोड़े के समीप है। मतलब क्रिया संज्ञा बदलेगी, लेकिन ये जो समीप शब्द है ये बदलेगा नहीं, तो ये अव्यय हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें ता लगा देंगे, समीपता, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सामीप्य, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार दूर है, तो दूर अव्यय है, लेकिन दूरी भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं और संज्ञा के विभिन्न रूपों के बारे में हमने जाना। अब अगर आपको इनमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके हर समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, ताकि जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी रह गई हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए नए हैं तो इस चैनल पर, और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।